तो एक हल्का सा छोटा सा मैप बनाएंगे यहाँ पर हम ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये क्या हो जाएगा, गोवा। फिर क्या होगा, कर्नाटक। इसके नीचे क्या होगा, केरल। केरल के सामने क्या होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा। फिर उड़ीसा के ऊपर कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। कोलकाता या बंगाल लिख देते हैं यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि सब जब राज्य लिख रहे हैं तो राज्य ही लिख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये हो गया पूर्व वाला क्षेत्र और ये हो गया पश्चिम वाला क्षेत्र। ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ठीक है ना। तो अब आपको इतनी बात समझ नहीं आई। अगर आपसे कहा जाए बताइए भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कुल कितने राज्यों को समुद्री सीमा स्पर्श करती है, तो एक पश्चिमी, 1 2 3 4 और 5, तो पश्चिमी क्षेत्र में कितने हो गए, 5 राज्य, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि पूर्व में बताइए तो पूर्व में कितने हो गए, 4 राज्य, ठीक है ना। तो पश्चिम में कितने हो गए, 5 राज्य, पश्चिम पा से पश्चिम, पा से 5 राज्य, हाँ, और पूर्व में कितने हो गए, 4 राज्य, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये बनेगा यहाँ पर कि जो 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य तो आपने देख लिए। अब केंद्र शासित प्रदेश में आपको बता देता हूं। पहला हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। फिर दूसरा आपको बता दिया जाता है, दूसरा होगा लक्षद्वीप, दूसरा क्या होगा, लक्षद्वीप। तीसरा क्या होगा, पांडिचेरी, पांडिचेरी। और चौथा क्या हो गया, दमन दीव। चौथा क्या हो गया भैया, दमन दीव। अगर हम 9 राज्यों की बात बताएं, अगर मैं 9 राज्यों की बात करूं तो इनकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, और अगर मैं इस 4 की और बात करूं तो 1416 किलोमीटर। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो कुल हो जाएगी 7516 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ये होगी टोटल लंबाई, ठीक है ना। चलिए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब मैं आगे आगे धीमे धीमे क्या करता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ। क्या कि 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है। इन बड़े बंदरगाहों का जो रखरखाव है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है, और जो छोटे बंदरगाह हैं उनको हमने समवर्ती सूची में रखा है। बता चुके हम आपको, संविधान में समवर्ती सूची में रखा है, और ये संबंधित राज्य सरकारें, जिस राज्य में है संबंधित राज्य सरकारें इनका रखरखाव करती हैं, संबंधित राज्य सरकार इन पर नियंत्रण करती है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब जो 13 बड़े बंदरगाह हैं ये कहाँ कहाँ पर है, तो मैं इसको ऐसे धीमे धीमे बताना शुरू करता हूँ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगर आपने इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और ये चित्र बना रहेगा, और मैं इसी में धीमे धीमे समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। रफ कर दूँ इसको, कर दूँ जल्दी से, ये सब याद रहेगा। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और भी है, क्या सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है ना। तो सबसे लंबी तटरेखा अगर यहाँ की बात की जाए, है ना, पश्चिम की, तो आंसर है गुजरात। अगर सबकी बात की जाए 9 में तो आंसर है गुजरात, है ना। अब गुजरात की बात बताई जाए तो आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की, और दूसरे नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। चलिए अगर इतनी बात समझ में आई तो एक 2 क्वेश्चन और भी समझ सकते हैं। क्या कि बताइए हम लोग पूर्वी द्वार किसे कहेंगे, किस बंदरगाह को, और एक क्वेश्चन और है कि हम लोग पश्चिमी द्वार किसे कहेंगे, किस बंदरगाह को, द्वार, है ना। तो किस बंदरगाह को हम लोग पूर्वी द्वार कहते हैं और किस बंदरगाह को हम लोग पश्चिमी द्वार कहते हैं, ये 2 क्वेश्चन है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये चित्र बना रहेगा आपके सामने। चलिए रफ कर देते हैं। तो ये हो गया रफ, इसको रफ कर दिया हमने यहाँ पर, और अब हम लोग बंदरगाह पढ़ने जा रहे हैं,
जिससे कई सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे पेपर में। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो एक यहाँ पर हम ऐसे चित्र और बना लेते हैं, बड़ा सा, है ना। एक चित्र हम लोग यहाँ पर और एक बड़ा सा बना लेते हैं। तो ये है गुजरात, सबको पता नहीं गुजरात है। तो गुजरात में आपको सिर्फ एक याद रखना है, कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। यहाँ पर आपको याद रखना है मुंबई, और एक और याद रखना है नहावा शेवा, नहावा शेवा, है ना। तो ये हो गया महाराष्ट्र वाला पॉइंट, ये हो गया गुजरात वाला पॉइंट। हम लोग आएंगे गोवा पे। गोवा में आपको एक याद रखना है मार्मुगांव, मार्मुगांव, ठीक है ना। अब गोवा हो गया, गोवा के नीचे क्या है? कर्नाटक। तो यहाँ पे कर्नाटक देखते हैं। कर्नाटक में आपको याद रखना है न्यू मंगलौर, न्यू मंगलौर। फिर क्या है? केरल। फिर आपको केरल का एक याद रखना है कोच्चि। क्या रखना है? कोच्चि याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको 3 याद रखने हैं। एक है एन्नौर, एक है तूतीकोरन, तूतीकोरन, और एक राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई, ठीक है ना। एक हो गया एन्नौर, एक हो गया तूतीकोरन, और एक हो गया चेन्नई। तो तमिलनाडु ऊपर क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको एक रखना है क्या? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, है ना। या कहीं पर कहीं गंगावरम लिखा रहेगा। चलिए ऊपर देखते हैं उड़ीसा में, यहाँ पे लिखा है पाराद्वीप। क्या हो गया? पाराद्वीप। और यहाँ पर आपको याद रखना है कोलकाता, पश्चिम बंगाल राजधानी ना, कोलकाता, ठीक है। और इधर साइड आपको एक याद रखना है, इधर साइड अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या रखना है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना। और ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग वन बाय वन कांडला पर चर्चा करेंगे, फिर मुंबई पर, फिर इस पर धीमे धीमे इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कांडला और धीमे धीमे पढ़ाना शुरू करते हैं, आप इस पर चर्चा करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। चलिए रफ कर देते हैं और बताना शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको कांडला से 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ, उसको आप याद करिएगा, फिर मैं लिखूंगा अभी हालांकि। तो कांडला से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गल्फ ऑफ कच्छ। और जो कच्छ का रण है वो जंगली गधों के लिए फेमस है। किसके लिए? जंगली गधों के लिए फेमस है। कौन सा? कच्छ का रण, ठीक है ना। तो कांडला से आप 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दूसरा, इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, इसको हमने FTA घोषित कर रखा है। और तीसरा, इसी में ये ज्वारी बंदरगाह है। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांडला से हम 3 क्वेश्चन बनाते हैं। क्या? कांडला से हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनाए। पहला, मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह, मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। दूसरा, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है, ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना। और तीसरा, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, खाड़ी में स्थित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्या कि कांडला बंदरगाह से 150 किलोमीटर दूर, कांडला बंदरगाह से 150 किलोमीटर दूर हमने एक छोटा बंदरगाह बना रखा है गुजरात में ही, गांधीनगर से 120 किलोमीटर दूर, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि गुजरात में जो गांधीनगर है, गांधीनगर से लगभग 150 किलोमीटर दूर हमने एक बंदरगाह और बना रखा है, उसका नाम है दाहेज बंदरगाह। क्या नाम है भैया? दाहेज बंदरगाह। जितना भी केमिकल का सामान है उसको हम दाहेज बंदरगाह से सप्लाई करते हैं, इसलिए दाहेज बंदरगाह को हम लोग रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, रसायन बंदरगाह के नाम से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सिविल के हैं कि दाहेज बंदरगाह कहाँ है, तो किस राज्य में है, तो आंसर है गुजरात में है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आंसर है रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं।
इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हो गया कांडला। अब हम लोग आते हैं मुंबई। अब किस में आते हैं? मुंबई बंदरगाह और नाहवा सेवा बंदरगाह पर। तो इतनी बात समझ में आई, इसके अंदर जिसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। हम लोग आगे किस पर बात करेंगे? अब आगे बात करेंगे नाहवा सेवा पर, कि नाहवा सेवा बंदरगाह, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग क्या? मुंबई बंदरगाह। तो ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मुंबई बंदरगाह पर। धीमे धीमे समझते रहिएगा, फिर मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसका आपको आंसर भी देना होगा। मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन, मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। जितने बंदरगाह कुल मिलाकर व्यापार करते हैं उसका 25% व्यापार अकेले मुंबई बंदरगाह से होता है। ये सबसे बड़ा प्राकृतिक और व्यस्त बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्त बंदरगाह है। कुल व्यापार का कितने परसेंट व्यापार यहां से होता है? कुल व्यापार का अकेले 25%, अकेले 25%। लेकिन व्यापार हम बेचते क्या है? यहाँ से निर्यात क्या करते हैं? तो निर्यात हम लोग यहाँ से करते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, मैग्नीज, लोहा, ये सब उत्पाद करते हैं, ठीक है ना। अब इसी मुंबई बंदरगाह का, इसी मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए, है ना, हमने बनाया है नाहवा सेवा बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कैसा बंदरगाह है? सबसे बड़ा आधुनिक कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे बड़ा आधुनिक कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? नाहवा सेवा, है ना। अब इस नाहवा सेवा में एक बड़े बड़े कंटेनर आके उतरते हैं। इसलिए नाहवा सेवा का तीसरा नाम, पहला नाम नाहवा सेवा, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, इसलिए तीसरा नाम क्या है इसका? कंटेनर पोर्ट, यानी कंटेनर पत्तन भी से कहा जाता है, कंटेनर पत्तन भी से कहा जाता है। तो कंटेनर पत्तन हम किसे कहते हैं? नाहवा सेवा को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका नाम है? नाहवा सेवा। मुंबई का भार कम करने के लिए हमने क्या बनाया है? नाहवा सेवा। इतने को दिक्कत? तो मुंबई और नाहवा सेवा से बनने वाले क्वेश्चन हो गए। मारमू गांव से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये जुआरी नदी की एस्चुरी पर बना है। जुआरी, है ना, जुआरी और मांडवी दोनों को मिला दिया जाए, है ना, तो मारमू गांव में क्या रखना है? गोवा का है, जुआरी नदी की एस्चुरी पर बना है। कौन सा बंदरगाह? मारमू गांव। इतनी बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए इसका। मुंबई सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है, कुल व्यापार का 25% व्यापार यहीं से होता है। नाहवा सेवा इसके भार को कम करने के लिए बनाया गया है ना। इसको हम कंटेनर बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। इतने को दिक्कत? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मारमू गांव बंदरगाह पर, मारमू गांव बंदरगाह पर, ठीक है। तो मारमू गांव बंदरगाह देखते हैं। मारमू गांव, मारमू गांव जो बंदरगाह से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यह जुआरी नदी की, यह जुआरी नदी की एस्चुरी पर बना है। एस्चुरी मतलब होता है ज्वारनदमुखी, एस्चुरी पर बना है ना। एक होता है डेल्टा, एक होता है एस्चुरी, है ना। जब नदी द्वारा लाया गया जो अवसाद है वो रास्ते में इकट्ठा हो जाए तो डेल्टा बनाता है, और समुद्र के अंदर इकट्ठा कर दे तो एस्चुरी बनाता है। तो मारमू गांव जो है वो क्या है? जुआरी नदी की एस्चुरी पर बना हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं न्यू मंगलौर की, बात कर लेते हैं न्यू मंगलौर की। न्यू मंगलौर कर्नाटक में एक लोहे की खान है जिसे हम कहते हैं कुद्रेमुख। क्या कहते हैं भैया? कुद्रेमुख। तो कर्नाटक की जो कुद्रेमुख की खान है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। न्यू मंगलौर से, न्यू मंगलौर बंदरगाह से हम लोग क्या बेचेंगे? लोहा बेचेंगे। किसको बेचेंगे? ईरान को बेचेंगे। किसको बेचेंगे भैया? ईरान को, याद रखिएगा। तो न्यू मंगलौर से क्वेश्चन क्या बनेगा? न्यू मंगलौर से कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी खान है? कुद्रेमुख खान है। कर्नाटक में जो कुद्रेमुख खान है ये किसकी है? लौह अयस्क की खान है, लौह अयस्क की खान है। ये लौह अयस्क हम लोग किसको बेचते हैं? कहाँ, किसको निर्यात करते हैं? तो आंसर है बड़ी मात्रा में हम लोग इसको ईरान को निर्यात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यू मंगलौर बंदरगाह। अब न्यू मंगलौर के बाद हम लोग बात करेंगे कोच्चि की। सबसे इंपॉर्टेंट कोच्चि, है ना। कोच्चि टस्कर्स केरला, IPL में टीम भी थी।
तो ये न्यू मंगलौर हो गया। अभी मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा और फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो ये हो गया न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर के बाद अब हम लोग आते हैं किस पर, कोच्चि पर। कोच्चि बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व का वेनिस। इसको हम लोग पूरब का वेनिस और अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब हम लोग आते हैं कोच्चि पर, कोच्चि, है ना। तो इसको हम लोग पूर्व का वेनिस, इसको हम लोग पूर्व का वेनिस, इसी को हम लोग अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, है ना, के नाम से इसको जाना जाता है ना। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भी क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि एक लैगून पर स्थित है। लैगून आप जान रहे हो ना, ठीक है, जो कि एक लैगून पर स्थित है, जो कि एक लैगून पर स्थित है, ठीक है। बस कोच्चि से आपको इतनी बातें रखनी है। कोच्चि से क्या कि पहला इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं, दूसरा अरब सागर की रानी कहते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह है ऐसा जो कि एक लैगून पर स्थित है। कौन, कोच्चि। अगर आपने कोच्चि देख लिया हो तो कोच्चि के बाद यहाँ से मसालों का निर्यात करेंगे। केरल में है ना, केरल को लोग मसालों का बगीचा कहते हैं, तो यहाँ से हम किसका निर्यात करेंगे, मसालों का निर्यात करते हैं, मसालों का निर्यात करते हैं। यहाँ से हम लोग मसालों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने वाले किस पर, कोच्चि के बाद एन्नौर, तूतीकोरन और चेन्नई पर, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे चेन्नई पर, फिर करेंगे तूतीकोरन पे, फिर करेंगे एन्नौर पर। रफ करते हैं, इसको लिख लिया होगा आपने। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, चेन्नई पर। तो चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा, चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। बस एक क्वेश्चन आपको रट लेना है, क्या, चेन्नई से आपको एक क्वेश्चन को रट लेना है। कौन सा, कि सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। अगर बड़े की दृष्टि से देखा जाए, तो यह तीसरा बड़ा बंदरगाह, और अगर हम लोग व्यस्तता के हिसाब देखा जाए तो व्यस्तता के हिसाब से, है ना, दूसरा बड़ा बंदरगाह, दूसरा बड़ा बंदरगाह, है ना। तो चेन्नई से आपको क्या रखना है, चेन्नई से आपको याद रखना है क्या, कि सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, तीसरा बड़ा बंदरगाह, और तीसरा बड़ा बंदरगाह बड़े में तीसरा नंबर स्थान पे है। और अगर व्यस्त के मामले देखा जाए तो मुंबई के बाद इसी का स्थान आता है ना। और एक और क्वेश्चन कि पूर्वी तट पर सपाट तट वाला, मतलब प्लेन तट वाला जो बंदरगाह है, जो कोई उथला नहीं है, वो है चेन्नई। यहाँ पे रखेंगे क्या, पूर्वी तट पर सपाट तट वाला बंदरगाह, तो अभी आंसर क्या है, चेन्नई। अब अगर आप एक चीज देखो तो आंध्र प्रदेश में हम कौन सी नहर बताई थी, बर्किंघम नहर बताई थी, है ना। और तमिलनाडु की में इधर कौन सी नहर को बताई थी हमने आपको, इधर हमने आपको बताई थी, नहीं बताई थी, कंबरजुआ नहर, है ना। तो तमिलनाडु में एक नहर है, कौन सी, तमिलनाडु में एक नहर है कंबरजुआ नहर, और एक इधर से है बर्किंघम नहर, आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र में। तो पेपर में आता है कंबरजुआ नहर और बर्किंघम नहर, इन दोनों के बीच में, है ना, कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आंसर है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है ना। तो बर्किंघम नहर सबसे लंबी नौकागम्य नहर है ना। कंबरजुआ नहर और बर्किंघम नहर को जोड़ने वाला बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तूतीकोरन बंदरगाह का जल उथला है ना। तूती बंदरगाह का जो जल है वो उथला है, इसलिए हम लोग इसको 5 किलोमीटर, इस बंदरगाह से 5 किलोमीटर पहले ही हमको अपना जहाज रोकना पड़ता है। जो तूतीकोरन बंदरगाह है, इस तूतीकोरन बंदरगाह का नाम हम लोगों ने बदल दिया है चिंदरबरन। हम लोगों ने इसका नाम चिंदरबरन बंदरगाह कर दिया है। क्यों, क्योंकि चिंदरबरन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वदेशी नौवहन परिवहन की शुरुआत की थी। मतलब तूतीकोरन से कोलंबो, श्रीलंका के हम गए थे, ठीक है ना। तूतीकोरन से हम लोग कहाँ गए थे, कोलंबो गए थे, है ना। किसकी सहायता से, चिंदरबरन की सहायता से। इसलिए हम लोग ने तूतीकोरन का नाम बदल कर क्या कर दिया है, चिंदरबरन बंदरगाह कर दिया है।
इतनी आपको बात समझ में आ गई। चेन्नई से अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम लोग बात करेंगे किस पर, तूतीकोरन पर। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले किस पर, तूतीकोरन बंदरगाह पर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग तूतीकोरन बंदरगाह को पहली बात तो मत्स्य पत्तन कहा जाता है, बड़ी मात्रा में मछली पकड़ लेते हैं यहाँ से हम। तो हम लोग तूतीकोरन बंदरगाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चिंदरबरन बंदरगाह कहते हैं, नाम बदल दिया गया है। इसी को हम लोग मत्स्य पत्तन भी कहते हैं, मत्स्य पत्तन। अगर आपसे पूछा जाए कंटेनर पत्तन किसे कहते हैं तो नावा सेवा, अभी मैंने आपको बताया था। कंटेनर पत्तन कौन सा है तो नावा सेवा, मत्स्य पत्तन कौन सा है तो तूतीकोरन। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, जल उथला होने के कारण समुद्री जहाज को 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है, 5 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निर्यात किया जाता है तो प्रमुख निर्यातक बंदरगाह ये कौन सा निर्यात करता है तो आंसर है कोयला, है ना। अगर पूछा जाए तूतीकोरन बंदरगाह से हम सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निर्यात करते हैं तो आंसर है कोयला, ठीक है ना। अब एन्नौर बंदरगाह के नाम बदल दिया गया है, एन्नौर बंदरगाह बन गया है कामराज। के कामराज को हम लोग किंग मेकर के नाम से जानते हैं। किंग मेकर मतलब कि कांग्रेस मेकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि के कामराज जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, एक तो सिंडिकेट नेता थे के कामराज। सिंडिकेट मतलब होता है दक्षिण भारत का वो नेता, है ना, जो पूरे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है एक पार्टी का, है ना। तो उसमें कांग्रेस के सबसे बड़े सिंडिकेट लीडर थे के कामराज। पूरा दक्षिण भारत में जो जनता थी वो उन्हीं के पक्ष में चलती थी, तो जिसको ये चाहते थे उसको ये प्रधानमंत्री बनाते थे। इन्हीं के कहने पर, इन्हीं की सिफारिश पर लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री बने थे, इन्हीं की सिफारिश पर इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी थी। समझ में आ गया, क्योंकि ये मोरारजी देसाई को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मोरारजी देसाई का अपना एक टशन हुआ करता था, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम लोग बात करेंगे किस पर, एन्नौर बंदरगाह पे। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात किस पर करने जा रहे हैं, एन्नौर बंदरगाह पर। प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह में, क्या है, प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है, ठीक है, वरना सभी बंदरगाह दूर दूर स्थापित किए गए हैं। तो एन्नौर बंदरगाह, तो एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है, के कामराज बंदरगाह, है ना। पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, कौन सा, एन्नौर बंदरगाह, है ना। यानी के कामराज बंदरगाह पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है ना। प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है, निजी क्षेत्र मतलब अपने ही क्षेत्र में, प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है, ठीक है ना। इतनी आपको बात समझ नहीं आ रही, इसको आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला कि इसका नाम के कामराज कर दिया गया और पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है और प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विशाखापट्टनम में। पहले इसको मैं रख कर देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ विशाखापट्टनम, और इसी के बगल में है गंगावरम। कौन सा है, गंगावरम, इसको मैं रख कर दूँ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह पर, विशाखापट्टनम बंदरगाह पर, ठीक है ना। तो ऐसा बंदरगाह बताइए जिसको उच्च उत्पादकता, है ना, कार्य क्षमता, गुणवत्ता, है ना, उच्च उत्पादकता, कार्य क्षमता और गुणवत्ता के आधार पर, है ना, ISO प्रमाण पत्र 9001 दिया गया है ना। तो उसका आंसर है क्या, विशाखापट्टनम, ठीक है ना, प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला, सबसे बड़ा प्राकृतिक, नहीं बड़ा लिखेंगे, सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे गहरा
प्राकृतिक बंदरगाह, तो आंसर कौन सा है, विशाखापट्टनम। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नाम की चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पर डॉल्फिन नोज नाम की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं कि जब कोई मानसून तेजी से आता है ना, तो इसको झकोरने से बचा लेता है ना। तो अगर ये ऐसे चट्टानें हैं, अगर मानसून आएगा तो उन्हीं चट्टानों से टकराएगा और वहाँ से वापस चला जाएगा। तो इससे ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये सेफ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉल्फिन नोज नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला, यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड यहीं पर क्या है, स्थित है, ठीक है ना। तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। उत्पादकता, कार्यक्षमता और गुणवत्ता के आधार पर सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज चट्टान पाई जाती है, हिंदुस्तान शिपयार्ड भी यहीं पर मौजूद है, ठीक है ना। इसकी बात समझ में आ रही, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो विशाखापट्टनम के पास एक और बंदरगाह है जिसको याद रखना है, गंगावरम। गंगावरम कभी कभी पेपर में आता है कि सबसे गहरा बंदरगाह बताइए, तो विशाखापट्टनम आंसर में नहीं होता, कभी कभी आ जाता है कि बताइए सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, तो विशाखापट्टनम नहीं आंसर होता है, तो आंसर क्या लगा देते हैं, गंगावरम लगा देते हैं। तो विशाखापट्टनम देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे पाराद्वीप पर। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर भैया, उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो हम लोग पाराद्वीप बंदरगाह पर बात करने वाले हैं। तो ये निर्यात प्रधान है, मतलब यहाँ पर चीज़ें आयात नहीं की जाती हैं, इससे कर भी सकते हैं। बताते हैं क्या क्या आयात करेंगे, देख लेते हैं भाई। तो हम लोग क्या क्या आयात करेंगे इसको देख लेते हैं पाराद्वीप से। पाराद्वीप बंदरगाह क्या है, सबसे पहली बात निर्यात प्रधान है, यहाँ सब चीज़ें बेचते हैं। क्या क्या चीज़ें बेचते हैं, पेट्रोलियम, कच्चा लोहा, पेट्रोलियम, कच्चा लोहा, मैग्नीज, सूती वस्त्र, ये सब बेचते हैं। तो आयात क्या करते हैं, आयात हम लोग यहाँ से करते हैं, क्या क्या आयात कर लें बताओ, क्या क्या आयात कर लें हम लोग यहाँ से आयात कर लेंगे, ईंधन, रॉक फास्फेट, पोटास, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, आयात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पाराद्वीप बंदरगाह हो गया। पाराद्वीप के बाद कौन सा आएगा, लास्ट में है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह का जो तट है वहाँ पर पानी कम है, कोलकाता बंदरगाह का जो तट है वहाँ पर क्या है, पानी कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फरक्का जो परियोजना बनी है, फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना से वहाँ पर हम लोग पानी छोड़ते हैं, जिससे कोलकाता के तट पर थोड़ा सा पानी आता है, ठीक है। कोलकाता के तट पर अवसाद यानी गाद बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, गाद है ना, यानी अवसाद बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, इसलिए कोलकाता बंदरगाह पर ज़्यादातर जहाज़ पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो हमको 150 किलोमीटर पहले ही हल्दिया के पास रोकना पड़ता है ना, खुराद्वीप के पास रोकना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अब कोलकाता का भार कम करने के लिए हम लोग हल्दिया बंदरगाह को बना लिए हैं, कोलकाता बंदरगाह को भार कम करने के लिए हम लोग क्या बना लिए हैं, हल्दिया बंदरगाह बना लिए हैं। और कोलकाता बंदरगाह का जो पोताश्रय है, पोताश्रय मतलब कि जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है डायमंड हार्बर, क्या है, डायमंड हार्बर। और दूसरा है खिरदिरपुर, कौन सा है, खिरदिरपुर, याद रखिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम लोग किस पर आते हैं, हम लोग लास्ट में आएंगे कोलकाता पर, लास्ट में हम आएंगे कोलकाता पर, कोलकाता बंदरगाह। तो सबसे पहली बात समझो कोलकाता में क्या है ना, इसका भार कम करने के लिए, इसका भार कम करने के लिए हम लोगों ने कौन सा बंदरगाह बनाया हुआ है, हल्दिया बंदरगाह बनाया हुआ है। दूसरा क्या हो गया, कोलकाता बंदरगाह का जो पोताश्रय है वो दो हैं, एक है डायमंड हार्बर, एक क्या है, डायमंड हार्बर, और एक है खिरदिरपुर, एक क्या है, खिरदिरपुर। ये दोनों क्या है, कोलकाता बंदरगाह के पोताश्रय हैं, ठीक है ना। अब कोलकाता से और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पोताश्रय हमने बता दिया, भार कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बता दिया, और हल्दिया से हमें बताया आपको नेशनल वाटरवे नंबर 1 भी जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात हम यहाँ पर बताया था आपको, क्या, यहाँ पर अवसाद जमा हो जाता है, ठीक है ना। अवसाद जमा होने के कारण तट पर, यहाँ तट पर जहाज नहीं आ पाते, तट पर जहाज नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो कहाँ रोक देते हैं, हल्दिया पर, खिरदिरपुर में या डायमंड हार्बर पर रोक देते हैं, ठीक है ना। इतनी आपको बात समझ में आ गई,
ठीक है। तो अवसाद जमा होने के कारण क्वेश्चन बनाता है कि अवसाद जमा होने के कारण कौन से बंदरगाह पर जहाज नहीं आ पाते, तो आंसर है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है। भार कम करने के लिए क्या बनाया है, हल्दिया बंदरगाह। इलाहाबाद से हल्दिया नेशनल वाटरवे नंबर 1 आता है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने पूरा जल परिवहन कंप्लीट किया। इस पूरे जल परिवहन कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने बंदरगाह भी कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अब मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, उस 3-4 क्वेश्चन के आंसर आप बताएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर लिखिए। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। आप इसका जल्दी से क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमको दोगे। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमको क्या करोगे, दोगे। ठीक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि बताइए सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह। अगला, के कामराज बंदरगाह का नाम क्या है, और दूसरा चिंदरबरन बंदरगाह का पुराना नाम क्या है ना। तो के कामराज बंदरगाह का पुराना नाम क्या है और चिंदरबरन पुराना नाम क्या है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कुल कितने राज्यों के पास समुद्री सीमा है। कुल कितने राज्यों के पास समुद्री सीमा है ना। आंसर बताइए। और उनकी लंबाई क्या है, इसका भी आंसर बताइए। ठीक है। उनकी लंबाई क्या है, इसका भी आंसर बताइए। अगला मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसे कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसे कहते हैं। अगला, कंटेनर पत्तन। और दूसरा क्वेश्चन है मत्स्य पत्तन हम लोग किसे कहते हैं। कंटेनर पत्तन अलग बंदरगाह है, मत्स्य पत्तन अलग बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम क्या है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन हमने आपसे यहाँ पर पूछे हैं। इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। तो अगर आपने इतनी बात समझ में आ रही है तो इसके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।